घर हमेशा जितना सोच रहे हैं ना उससे छोटा लीजिए। जो गोल्डन रूल मैं आपको बताना चाहता हूं, गोल्डन रूल, आपको कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी महंगी पड़ने वाली है, रेट वाइज नहीं तो आपके मेंटल हेल्थ वाइज, क्योंकि आज तक मेरी नोन में तो ऐसा नहीं हुआ। बड़े से बड़े बिल्डर ने बोला हो कि 2 साल में हैंडओवर दे दूंगा, उसने 2 साल में हैंडओवर दे दिया। आप होम लोन ले रहे हो या प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन ले रहे हो तो आपके पैसे सेफ हैं, आपको सही प्रॉपर्टी मिलेगी। लेट मी टेल यू सर, ऐसा नहीं है। होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए एफडी कराने से ज्यादा फायदेमंद है और आप लगभग अपने होम लोन पे जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं उतना इंटरेस्ट आप लोग जो है वो बचा पाएंगे। एक क्वेश्चन और आ सकता है माइंड में कि घर हम ले कब, राइट एज क्या है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का अपना एक्सपीरियंस, अपनी मिस्टेक्स और थोड़ी बहुत लर्निंग। देखिए, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, मैं कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं हूं, बट यस, मैंने रियल एस्टेट के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है और उससे कुछ गलतियां कर करके मैंने जो है सीखा है और वही गलतियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मानिए इस बात को कि बहुत हिम्मत लगती है अपनी गलतियों को ऐसे आके इंटरनेट पे शेयर करना, बट क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी गलतियां शेयर नहीं करूंगा तो मैं सिखा कैसे पाऊंगा, इसलिए मैं बहुत ऑनेस्टली आपके सामने अपनी ये जर्नी रखने वाला हूं। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 प्लस लाइक्स का, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये लाइक टारगेट जो है अचीव करा देंगे। और कॉमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि आपने कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है तो क्या गलतियां रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रिटर्न रहा, कहां किया, कब किया, यानी कि कमेंट्स को बना दीजिए कम्युनिटी और सारी बातें डिटेल में जो है वो लिखिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करके इस वीडियो को एक रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की मास्टर क्लास जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक पावर टिप। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन में बता रहा हूं, वो है पावर अप मनी। आप इस ऐप में जाइए और इस ऐप में जाते ही आप लोगों को म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वाले पेज पे दिख जाएगा कि आपके कितने फंड्स जो है वो इनफॉर्म है, कितने फंड्स जो है वो ऑन ट्रैक है और कितने फंड्स जो है वो ऑफ ट्रैक है। यही नहीं, जब आप अपने ऑफ ट्रैक वाले फंड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो ऑफ ट्रैक क्यों है, आप उसको भी समझ सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए पावर अप मनी ऐप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास है इक्विटी, राइट, जिसमें आप सब लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं। या फिर आपके पास है फिक्स्ड इनकम, इसमें भी हम लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड इनकम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फिक्स्ड इनकम इज लाइक आपने किसी को लोन दिया है, वहाँ से आपको जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है। इवन आप बैंक में जब एफडी कराते हो तो आप बैंक को लेंड ही कर रहे होते हैं, बैंक को आप उधारी दे रहे होते हैं। देन वी हैव कमोडिटीज, जिसमें अंदर आप बोल सकते हैं गोल्ड और सिल्वर भी इसके अंदर आ जाता है, गोल्ड और सिल्वर। एंड देन हमारे पास आता है रियल एस्टेट। और आज हमारी वीडियो में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे माय रियल एस्टेट मिस्टेक्स एंड लेसन्स के ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ में जुड़े, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है, तो पूरा एंड तक सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, संयम से सुनिएगा, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आइए चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी रियल एस्टेट जर्नी के ऊपर। मेरे से क्या क्या गलतियां हुई हैं जो आपको नहीं करनी है। मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल रियल एस्टेट शो ऑफ करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी गलतियाँ आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहली बात, मुझे ये बात आप लोगों को बोलनी है कि भाई आप, ये जो डिबेट चलती है ना, रेंट वर्सेस बाय, ये डिबेट आप कभी भी एक्सेल पे बैठ के नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दिस इज अ वेरी इमोशनल डिसीजन। बट एक बात माइंड में रखिए कि बाइंग अ हाउस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप घर खरीद रहे हैं, आप उसे इन्वेस्टमेंट मत मानिए, वो एक एक्सपेंस है। वो आप जब उसे बाय कर रहे हैं तब भी एक एक्सपेंस है और थ्रू आउट द लाइफ वो आपके लिए एक्सपेंस रहने वाला है। सो अगर आप फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आपने वो एक्सपेंस करना है और आगे भी उस एक्सपेंस को आप बेयर करते रहेंगे, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके साथ अपनी कन्वीनियंसेस आती हैं, जैसे कि आपको बार बार आधार पे एड्रेस चेंज नहीं कराना है, बार बार आपको पासपोर्ट जो है वो अपडेट नहीं कराना है, बार बार आपको इधर उधर नहीं भटकना है, आप जो है
मकान मालिक बोलते हैं लैंडलॉर्ड की दया पे नहीं है कि भैया आज ही हमें बोल देगा चले जाओ तो हमें नया फ्लैट ढूंढना पड़ जाएगा। आपके पास स्टेबिलिटी होगी, लेकिन उस डिसीजन को आपको ये समझना पड़ेगा कि इमोशनल डिसीजन है, आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के खर्चे ध्यान में रखते हुए जो है वो खर्चा करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये कि प्लीज म्यूचुअल फंड में सोच समझ के इन्वेस्ट करना सीखिए। म्यूचुअल फंड बेस्ट टूल है टू टेक एक्सपोजर इन इक्विटी। और अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। 4000 से ज़्यादा लोग हैं जो इस समय हमारे साथ म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं। मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सिखाता हूं। वेबसाइट आपके सामने है और कोड भी आपके सामने है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं और आपको 26% ऑफ मिल जाएगा। प्राइस सिर्फ 2000 रुपीज़ है, उसमें भी 26% ऑफ आपको ये कोड यूज़ करके मिल सकता है। तो लेट मत कीजिए, इन्वेस्ट जल्दी करना शुरू कीजिए। अगर पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी उस इन्वेस्टमेंट को सुधारिए। कैसे? हमारे साथ जुड़ के। एक बात आपको और बता दूं, ये भी मेरी एक लर्निंग है रेंट वर्सेस बाय में। अगर मैं इस कैटेगरी में आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको एक सेंसिबल चीज़ देना चाहता हूं। एक तो एक्सेल के बेसिस पे डिसीजन नहीं होगा। याद रखिए कि बाइंग एन हाउस इज एन एक्सपेंस, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। और वो एक्सपेंस एक कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस है, लेने के बाद भी वो खर्चा मांगता रहता है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग बाय करने का प्लान कर ही रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले जैसे आप गाड़ी लेते हैं ना, आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करते हैं, आप वो टेस्ट ड्राइव कीजिए। टेस्ट ड्राइव कैसे कर सकते हैं? रियल एस्टेट की। आप कुछ समय के लिए जिस जगह पे रहना चाह रहे हैं, फ्लैट लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे रेंट पे रह के देखिए, वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में रह के देखिए, राइट। वहाँ के लोगों से जो है वो अड़ोस पड़ोस वालों से आप लोग जो है वो मीटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए कि उनके क्या थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर सोसाइटी को लेके। और एक आधे व्यक्ति से नहीं, कोशिश कीजिए 4 5 6 व्यक्ति से मिलिए और उनसे जो है वो बातचीत करिए। रेंट पे रहना है, व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन कर पाए या उनके कुछ चर्चा आपको पता चल पाए, और साथ साथ में वहाँ के लोगों से आप लोग ज़रूर बातचीत करिए। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, खरीदने से पहले आपको ना ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ गई है, दैट यू आर रेडी टू लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हाँ तो ही बाय कीजिए। करियर की शुरुआत में आप थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिए, डायनेमिक रहिए, मूवमेंट के लिए तैयार रहिए। आपके कहीं भी ट्रांसफर्स हो सकते हैं, कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो करियर के शुरुआत में आप इतना बड़ा डिसीजन अचानक से मत लीजिए। पहले अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर लीजिए कि येस नाउ अब मैं यहाँ पे जो है इतने समय तक रहने वाला हूँ, अब मुझे जो है यहाँ से लगभग 10 15 20 साल जो है मुझे यहाँ पे बिताने हैं। तो उस केस में आपके लिए बाइंग डिसीजन जो है वो आसान हो जाता है, राइट। एक छोटी सी बात मैं आपके लिए और ऐड करूँगा, ये बहुत ही डिफरेंट हो सकती है, बट मुझे पता है कि आप लोग इसको सेंसिबली सुनेंगे। घर हमेशा जितना सोच रहे हैं ना उससे छोटा लीजिए। क्यों? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, घर एक खर्चा है और आगे भी एक खर्चा रहेगा, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात, आप ना ये मोटिवेशनल डायलॉग सुनना छोड़ दीजिए। अभी राजकुमार राव ने बोला, पता नहीं कि शाहरुख खान ने बोला था कि भाई जितना ले सकता है उससे थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए। भाई प्लीज़ समझो इस बात को, आप ना ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है। अगर आप बड़े बड़े घरों के चक्कर में पड़े रहेंगे, कोई एंड ही नहीं है साइज का, राइट। तो प्लीज़ ये मत कीजिए, आप छोटा घर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपने उसको मेंटेन भी करना है, आपने उसका इंटीरियर भी कराना है, राइट। हाँ, आप ये जरूर ध्यान रखिए बिल्कुल नियर फ्यूचर वाली नीड आपकी सेटिस्फाई हो जाए कि भाई अभी आप एक फैमिली ऑफ 2 हो और फैमिली ऑफ 4 होने जा रहे हो और आप बिल्कुल ही 1 BHK ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 BHK ले लो भाई, फैमिली ऑफ 4 होने जा रहे हो तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान में रखिए। प्लस आपके ऑफिस घर से चलना है नहीं चलना है, तो आप अपनी कंसिडरेशन सारी एक जगह पर लिखिए और उसके बाद एक डिसीजन लीजिए कि ओके दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, और उसमें सबसे कम प्राइस में आपको क्या मिल रहा है उसी पे जाने की कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली सोसाइटी वगैरह आपने डिसाइड करनी, कम प्राइस से मेरा मतलब ये था। फिर से मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप घर लेना जो साइज सोच रहे हैं उससे छोटा साइज लीजिए, क्योंकि आप उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। यस, बाद में शायद आपको दूसरों का घर देख के रिग्रेट होगा कि अरे एक बार में बड़ा घर ले लेता। भाई याद रखो, वो बड़ा घर लेना और बड़े घर को मेंटेन करना बहुत ही डिफरेंट जो है वो चीज़ें हैं, और आपको अगर फोमो में ही काम करना है तो फिर आप ये डिसीजन सही नहीं ले रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर देता हूं जो मैंने सीखी इस दौरान, अपने ये रियल एस्टेट जर्नी के दौरान। देखिए मेरा प्रोफेशन जो है ना वो ऐसा रहा, मैं ब्लेस्ड रहा कि ड्यू टू माय प्रोफेशन मैं अपने घर के बहुत पास रहता हूं। तो होम और ऑफिस अगर पास हो पाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि आज की डेट में ट्रैवलिंग करना, कम्यूट करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, ये एक थका देने वाला काम है।
फ्रस्ट्रेट कर देने वाला काम है। अब बहुत लंबा, बहुत प्रोडक्टिव समय जो है वो सिर्फ ट्रैफिक तो होता ही नहीं है, ट्रैफिक में जो है वो बिता देंगे और वहां पे आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको और ज़्यादा जो है ट्रैवलिंग में खर्चा करना पड़ेगा एंड आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो काफ़ी सफ़र करती है। सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप अपना घर और ऑफिस बिल्कुल आसपास रखें ताकि आप लोगों की ट्रैवलिंग जो है वो कम से कम हो पाए और आप लोग अपने समय को अपने साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाए। अब इस बाय करने वाले एस्पेक्ट पे मैं 2-3 चीजें और आपसे चर्चा में लेके आना चाहता हूं। नंबर 1, अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो गोल्डन रूल मैं आपको बताना चाहता हूं, गोल्डन रूल, वो पता है क्या है? आपको कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, कभी भी। अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, वो आपको कितने ही ऑफर्स क्यों ना दे रहे हो, बिलीव मी, आप कितनी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी महंगी पड़ने वाली है, रेट वाइज नहीं तो आपके मेंटल हेल्थ वाइज। क्योंकि आज तक मेरी नोन में तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी बिल्डर ने, बड़े से बड़े बिल्डर ने बोला हो कि 2 साल में हैंडओवर दे दूंगा, उसने 2 साल में हैंडओवर दे दिया हो। वो 2 के 4 भी हो सकते हैं, 4 के 6 भी हो सकते हैं और वो टोटल लॉस भी हो सकता है। एंड फन फैक्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब आप लोग बाय करते हैं, आपको उस पर जीएसटी भी देना पड़ता है क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आप लोग ले रहे होते हैं। और जब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है, राइट। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को हो सकता है जब तक वो 2, 4, 6 पता नहीं कितने साल आप रेंट पे रहेंगे, वो एक्सपेंस भी आपको बेयर करना पड़ेगा। और अगर आप एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेते हैं वो महंगी मिलेगी, बट आप इमीडिएटली जो है वो शिफ्ट हो सकते हो, अपना रेंटल एक्सपेंस जो है वो बचा सकते हैं। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। तो गोल्डन रूल आपको दे रहा हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपने नहीं खरीदनी है। एक और बात माइंड में आ रही है, वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं, और इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कैसे फंस सकते हैं एक प्रॉपर्टी खरीद के, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। इस बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है और उस केस में क्या हुआ है, उन्होंने एक बिल्डर से कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए पेमेंट जो है वो कैश और चेक दोनों में करी। कैश आप लोग समझते हैं कि ब्लैक में करी। अब हुआ क्या, मेरे पास जो सुनने में आया, जो मेरे पास वो लोग अपना पॉइंट लेके आए, ये कैश पेमेंट उन्होंने बिल्डर को करी, बिल्डर के ऊपर केस हो गया, बिल्डर के ऊपर ईडी की रेड वगैरह हो गई, और फिर उस ईडी रेड में डॉक्यूमेंट मिले इस कैश पेमेंट के कि भाई इस व्यक्ति ने जो है वो कैश पेमेंट करी है। इनकम टैक्स वालों ने चिट्ठी भेज दी, इनकम टैक्स वालों ने चिट्ठी भेज दी कि आपने बिल्डर को कैश पेमेंट किया था, ये कैश आपकी इनकम में क्यों ना ऐड किया जाए, और कैश आपकी इनकम में ऐड करके उस पर क्यों फाइन्स एंड पेनल्टीज ना लगाई जाए। तो आप ये समझ रहे हैं कि कितना बड़ा जो है आप लोगों के लिए झोल हो सकता है। तो इस कैश वाले पोर्शन को भी आप लोग ध्यान में रखें। आप लोग बिल्डर्स को बिना सोचे समझे जो है वो कैश पकड़ा देते हैं। जिस दिन उस बिल्डर के ऊपर केस होगा, वो कहीं ना कहीं उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा है, वो पकड़ी जाएगी तो आप लोगों के ऊपर भी जो है वो सवाल आ सकते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको कोई कहीं नहीं बताएगा यूट्यूब पर, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। एनीवेज, चलिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपने नहीं लेनी है किसी भी हाल में। आपको इनिशियली लगता है कि भाई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है वो महंगी है, बट आपका पीस ऑफ माइंड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ज़रूर अपने आसपास, अपने परिवार में लोगों को तड़पते हुए देखा होगा कि प्रॉपर्टी में पैसे लगाए हैं लेकिन प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं हो रही है, सालों साल वेट करते जा रहे हैं, हैंड ओवर हुई भी तो आधी अधूरी हुई है, उसके बाद भी 2-3-4 साल लग जाते हैं प्रॉपर्टी को पूरी तरह ऑपरेशनल होने में, राइट। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमें क्या घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए लोन ले लेना चाहिए। देखिए, मैं फिर से बोलूंगा, यस, आपको होम लोन काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, और बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपका होम लोन आधा आप पे करते हैं, आधा इन्फ्लेशन पे करती है। इस पे कभी और चर्चा करेंगे। आधा आप पे करते हैं, आधा इन्फ्लेशन पे करती है, और साथ साथ में अगर आप स्मार्टली म्यूचुअल फंड के साथ उनको मिक्स करें तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो होम लोन ले सकते हैं। बट फिर से वही बात बोलूंगा कि भाई, जो बड़े बुजुर्गों ने बात बोली है ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारें, बस उसको ध्यान में रखें। क्या कहना चाहता हूं अभी आपको बताता हूं। यस, आप लोग चादर भी लंबी कर सकते हैं, बट पैर कभी छोटे नहीं हो सकते, यानी खर्चा कभी छोटा नहीं हो सकता। या तो आपकी इनकम बढ़ेगी, या तो भाई साहब आप लोगों के पैर जो है वो चादर से बाहर निकलेंगे। सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब आप लोन ले रहे हैं तो मेक इट श्योर कि आपकी जो भी इनकम है ना, मंथली जो भी आपकी इनकम है, आप उस इनकम का 20-30% से ऊपर अपनी ईएमआई नहीं बनवा रहे हैं किसी भी हाल में। वैसे तो कम से कम लोन लें, ऐसा मतलब कोशिश करें जहाँ से ज़्यादा डाउन पेमेंट करने के लिए, उसके लिए पैसा इकट्ठा करें शुरुआत में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। बट फिर भी अगर आप लोन ले रहे हैं तो मेक इट श्योर कि भाई आपकी ईएमआई जो है वो ऐसा ना हो कि आपकी इनकम की बहुत सारी जो है वो पार्ट को ले जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, लोग कहाँ मार खा जाते हैं, वो ये कैलकुलेशन तो कर लेते हैं लेकिन वो एक कैलकुलेशन भूल जाते हैं कि
खुदा ना खास्ता कभी उनको 6 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड बैठना पड़ गया या 6 महीने के लिए उनकी इनकम जीरो हो गई, तो वो क्या करेंगे? और ऐसे में काम आता है आपका इमरजेंसी फंड, जिसके बारे में मैंने 1-2 वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी हैं, प्लीज उन्हें देख लीजिएगा। तो ऐसे में आप लोग जो है वो इमरजेंसी फंड बना के अपनी इस मिस्टेक से जो है वो बच सकते हैं। 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, जितना भी इमरजेंसी फंड आप बनाएं उसमें जरूर अपनी ईएमआईज को भी कंसिडर करें, क्योंकि इनकम रुक जाएगी लेकिन आपका खर्चा, मैंने बोला था ना कि आपकी चादर छोटी बड़ी हो सकती है, आपकी इनकम छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी टांगे उतनी ही रहेंगी, आपके खर्चे उतने ही रहने वाले हैं। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग लोन ले रहे हैं, सोच समझ के लोन लीजिए। आपकी सैलरी का या जो भी आपकी मंथली इनकम है उससे 20-30% से ऊपर उसकी ईएमआई जो है वो नहीं जानी चाहिए। और साथ साथ में आपने ध्यान रखना है कि इमरजेंसी फंड बना के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप लोग जो है पैसा लूज कर जाएं, मतलब आप ऐसा ना हो कि पैसा आपका आना रुक जाए लेकिन आप लोगों के पास ईएमआई जो है वो चलती रहे। तो इसके लिए इमरजेंसी फंड जरूर 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 बना के रखें। एक क्वेश्चन और आ सकता है माइंड में कि घर हम ले कब, राइट एज क्या है? तो देखो यार, इसका कोई नंबर नहीं है। ये जो भी नंबर बताने वाली बातें ना, ये गलत होती है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है मेरी नज़रों में, अगर आप एक जगह पे स्टेबल हो गए हैं तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि ओके दिस इज़ द राइट टाइम, कि भाई मैं यहाँ पे अपने 10-15-20 साल जो है बिताने वाला हूँ, तब आप लोग जो है वो घर ले सकते हैं। अगर आप अभी अपने करियर की शुरुआत में हैं, आपको डायनेमिक रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ट्रांसफर्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा, तो उस समय मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप घर वाला डिसीजन मत लीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि आप जितना अपने ऑफिस के पास रेंट पे रह के चीज़ें मैनेज कर सकें, उतना ज़्यादा आप लोग जो हैं वो रेंट पे रहें अपने ऑफिस के पास अपने करियर की शुरुआत में। जब आपके फैमिली बड़ी हो गई है, बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, ऑलमोस्ट सर्टन है बच्चे से स्कूल में जाएंगे, आप यहीं रहने वाले हैं, राइट, तो आप लोग जो है वो घर परचेज करने का एक डिसीजन ले सकते हैं। हम लोग लोन की बात कर रहे थे, तो आप लोगों को एक बात और बता दूं, एक कमाल की फैसिलिटी अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आप लोग इसको जरूर 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 पढ़ें, इसके बारे में समझें। होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए एफडी कराने से ज़्यादा फायदेमंद है। क्या होता है, कुछ बैंक्स बोलते हैं कि देखिए आपने हमसे लेटेस्ट से 50 लाख का लोन लिया है, बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अगर हमारे होम लोन ओडी अकाउंट में 10 लाख रुपए रखवा देंगे तो हम आपसे जो है वो इंटरेस्ट सिर्फ 40 लाख पे ही चार्ज करने वाले हैं। यानी अगर आपके पास टेम्परेरी पार्किंग के लिए पैसा आता है तो आप वो 10 लाख रुपए कहीं ना रख के इस होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में रख सकते हैं, और आप लगभग लगभग अपने होम लोन पे जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं उतना इंटरेस्ट आप लोग जो है वो बचा पाएंगे, राइट। तो इसको आप लोग जरूर स्टडी कर लीजिएगा, ये आपको काफी हेल्प कर सकता है जब आपने होम लोन ले रखा हो और आप लोग जो है वो टेम्परेरी पैसे को पार्क करना चाह रहे हो। अभी तक हमने जो सारी बात करी वो ऑलमोस्ट होम बाय करने को लेके करी। मेरे पास आज की डेट में अपना घर है, मैंने रेंट पे भी बहुत समय जो है वो बिताया है। जब मैं स्टेबल होने लग गया, जब मुझे लगा कि ओके नाउ आई एम रेडी टू स्पेंड माई अ गुड पार्ट ऑफ लाइफ एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो उसके बाद जो है मैंने अपना घर जो है वो बाय किया, प्रॉपर घर बाय किया, उसमें रहना शुरू किया, राइट, एंड साथ मैंने अपना ऑफिस भी जो है वो बाय किया। एनीवेज, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मुझसे गलतियां क्या क्या हुई थी जो आप लोग बिल्कुल ना करें। नंबर 1, मैंने अपने बिजनेस की शुरुआती दौर में अपने बिजनेस को रन करने के लिए गोस्ट मॉल के अंदर, वो गोस्ट मॉल क्या होते हैं, आप फरीदाबाद में कभी आएंगे तो आपको हर मॉल जो है वो गोस्ट मॉल ही दिखेगा, सेमी गोस्ट मॉल में उसको बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत चलता था, अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट्स परचेज कर लिए एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। देखिए, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से आप अपने बिजनेस को, जब तक वो या तो बिजनेस बहुत ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड हो, तब आप धीरे धीरे उस बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप मेरी जैसी मिस्टेक मत कीजिएगा। मैंने बिजनेस की शुरुआत में ही जो है वो बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीद ली और गलत जगह पे खरीद ली, स्पेसिफिकली सेमी गोस्ट मॉल के अंदर मैंने खरीद ली। वहाँ पे आपकी मेंटेनेंस रेगुलर जाती है, आपको फैसिलिटी जीरो मिलती हैं और आप लोगों को रोज कोई ना कोई सरदर्द जो है वो रहने वाला है, राइट। तो ये मेरी एक मिस्टेक थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिजनेस में भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप रेंटेड प्लेस से स्टार्ट कीजिए। और आप अगर रेंटेड प्लेस ले रहे हैं तो आप आपके पास हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। वो सेमी गोस्ट मॉल अगर घोस्ट मॉल बन जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर आपने परचेज कर लिया तो आपको वहाँ पे सेल करने में बड़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत आने वाली है। प्लस आपके पास पता है क्या रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी हमेशा रहेगी। आपका बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते जाएंगे अगर आप रेंटेड प्लेस पे हैं। लेकिन आप परचेज करने के उसमें रहते हैं तो आपके लिए ग्रोथ की फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ग्रोथ के लिए, वो भी जो है वो कम होती जाती है। दिस वॉज माई मिस्टेक, और ये मिस्टेक मैंने 4 बार करी अपनी जिंदगी में, 4 बार, यस 4 टाइम्स। एक्चुअली वो बहुत छोटा सा पीरियड था
राइट। उसी मैंने 4 बार जो है मिस्टेक करी एंड मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा और उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं या तो मेरा बिजनेस बहुत एस्टैब्लिश्ड हो, मैं तब अपने लिए कोई प्रॉपर्टी जो खरीदूंगा उस बिजनेस के लिए, जैसे कि मैंने अब किया है, राइट। और अब क्या किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मैं यही गाइड करना चाहता हूं कि ये मत कीजिए, और लोकेशन ज़रूर देखिए। अगर आप खरीदने का प्लान भी कर रहे हैं तो लोकेशन ज़रूर देखिए। मुझसे जो गलतियां हुई वो आप मत कीजिए। देन कमिंग टू रियल स्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट, अभी तक हमने ना घर की बात करी कि भाई हमने घर खरीदना है नहीं खरीदना है, राइट। मैंने उसमें आपको बताने की कोशिश करी कि घर खरीदते समय आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें। और एक चीज़ और, जैसे जैसे चीज़ें ध्यान आ रही है, रियल स्टेट में आपको भाई प्रॉपर्टी डीलर सही मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड। और दूसरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बाहुबली प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ ही आप लोग डील करें। एक्सपीरियंस यानी कि जो बहुत समय से वहाँ पे बैठा हो। बाहुबली मतलब भाई अगर कहीं आपका काम फंस जाए तो वो निकलवा पाए। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका प्रॉपर्टी डीलर कोई ऐसा ही ऐरा गहरा नत्थु कह रहा है, बिलीव मी उसको कोई नहीं सुनेगा, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। कहीं फंस गया कोई काम, वो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इस बात को लिख लीजिए, राइट। चलिए, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस था। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब बात करते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम है रियल स्टेट के साथ वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहली बात भाई, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से, आप घर खरीदना एक अलग बात है, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। आप तभी करें जब आपके पास सब्सटैंशियल पोर्टफोलियो बन चुका है, स्पेसिफिकली आपके इक्विटी कैटेगरी में। आपका इमरजेंसी फंड सॉर्टेड हो, आपका जो बेसिक आपकी जो स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट होती है, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो सॉर्टेड हो और आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका हो। आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि आप डाइवर्सिफाई करिए, आई विल सजेस्ट यू आप डाइवर्सिफाई करिए रियल स्टेट के अंदर। उससे पहले मत कीजिए। ये मेरा अपना, अगेन मैं आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता कोई चीज़ को, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, राइट। मैंने एटलीस्ट यही किया जब मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो चुका था, मेरे फिक्स इनकम सारे सॉर्टेड थे। उसके बाद मुझे एक चीज़ की कमी लगने लग गई थी कि मेरे पोर्टफोलियो में लैंड नहीं थी, राइट। लैंड नहीं थी, राइट। देन अभी रिसेंटली मैंने पिछले 2-3 साल में लैंड में भी थोड़ा बहुत जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय लक, वो अमाउंट जो है जो इन्वेस्ट किया था वो डबल हो गया है, राइट। क्योंकि फरीदाबाद में इस समय प्रॉपर्टीज बहुत तेज भागी, बहुत तेज पिछले 2-3 साल के अंदर। अब थोड़ा सा स्टैग्नेंसी उसके अंदर आती हुई लग रही है, राइट। तो ये चीज़ एक मैंने देखी कि भाई आपको अपना रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब आप क्या हो जाएं, जब आप लोग जो हैं वो अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, अपने बाकी बेसिक फाइनेंस जो है वो सॉर्ट कर लें, अपनी बाकी एसेट क्लास में जो इन्वेस्टमेंट जो है वो सॉर्ट कर लें। क्यों? क्योंकि रियल स्टेट के साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं एज अ इन्वेस्टमेंट टूल, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन सबसे पहली बात भाई, ये इलिक्विड है। आप म्यूचुअल फंड उठा के कभी भी बेच सकते हो, लेकिन आप रियल स्टेट को ऐसा नहीं होता कि भाई आपने आज सोचा और आज रात तक आपको पैसे मिल जाएंगे, राइट। फ्रैक्शनल सेल पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट सेल कि आज मैं अपनी किचन बेच देता हूं, कल वॉशरूम बेच दूंगा, आज डाइनिंग रूम बेच देता हूं, नहीं। फ्रैक्शनल सेल जो है इसके अंदर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इलिक्विड है, फ्रैक्शनल सेल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं तो भाई सिस्टम थोड़ा सा ओपेक है। ओपेक क्या है? कोई फेयर प्राइसिंग आपको नहीं पता। आपको स्टॉक्स के बारे में पता है कि भैया चलो क्या प्राइस लिस्ट हो रहा है, जो आपको दिख रहा है वही सभी को दिख रहा है, लेकिन रियल स्टेट में हो सकता है कि भाई चीज़ें ओपेक हो। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताता हूं। मैंने एक लैंड पीस बाय किया था, एक सेलर था, सेलर से मुझे मिलवाया ही नहीं गया, बीच में प्रॉपर्टी डीलर ही इन्वॉल्व रहा, मेरी मिस्टेक थी वो। और प्रॉपर्टी डीलर ने, जो सेलर ने प्राइस बताया लेटेस्ट से एक्स, तो प्रॉपर्टी डीलर ने एक्स प्लस 2000 पे मुझे सेल किया, यानी कि 2000 उसने अपनी पॉकेट में डाल ली। तो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ओपेक है। अच्छा डीलर मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ अनदर पार्ट, राइट, जो आपको बहुत परेशान कर सकती है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई आप होम लोन ले रहे हो या प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन ले रहे हो तो आपके पैसे सेफ हैं, आपको सही प्रॉपर्टी मिलेगी। लेट मी टेल यू सर, ऐसा नहीं है सर एंड मैम, ऐसा नहीं है। आपके लोन होने के बाद भी डॉक्यूमेंटेशन में इशू हो सकते हैं, आप फंस सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। तो सेलर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन, अच्छा प्रॉपर्टी डीलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इलिक्विड है, फ्रैक्शनल सेल है, ओपेक है, डॉक्यूमेंटेशन है। देन इसके बाद भाई मेंटेनेंस भी है, इसकी रख रखाव भी आपको अपनी प्रॉपर्टी का करना पड़ेगा जब आप लोग खरीदेंगे। मेंटेनेंस के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं कि डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं रियल स्टेट के अंदर। आप लोग फैक्ट्स जाके चेक कर सकते हैं कि कितने केसेस जो है रियल स्टेट की वजह से ही चल रहे हैं, कितने जो हैं वो मर्डर्स रियल स्टेट की वजह से ही हो रहे हैं। जस्ट फैक्ट चेक दिस एंड यू विल बी सरप्राइज्ड,
ओके, सो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप शुरू में जब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, आप ऐसे एसेट क्लासेस में शुरू कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड है, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक है, राइट, स्टॉक्स हैं, या फिर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहां पे आसानी से ये सारी प्रॉब्लम्स जहां पे नहीं आती हैं। वो लिक्विड है, फ्रैक्शनल सेल हो सकती है, सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, डॉक्यूमेंटेशन की आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस के नाम पे एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर लिया जाता है, और डिस्प्यूट लगभग ना के बराबर है इन कंपैरिजन टू रियल स्टेट, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये बताती हैं कि भाई ये रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में करें, जब आप लोग अपनी लाइफ का एक अच्छा इन्वेस्टिंग का फेज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और इन सबके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि रियल स्टेट में कई बार बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में की जाती हैं, और कैश को अरेंज करना, कैश में पेमेंट करना, कैश पेमेंट रिसीव करना, आप लोग एक विशियस साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। उसे सेल करेंगे, फिर कैश आएगा, फिर कैश को कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट बिकम्स अ विशियस साइकिल। तो आप अगर वो सारी स्ट्रेस ले सकते हैं, वो सारी टेंशन ले सकते हैं, तो आपको तो आप मतलब आपको इसको भी कंसिडर करना है ये कॉल लेते समय कि मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। ये सब बात करते करते मेरे माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो मैंने अपनी लाइफ में होते हुए देखा। जितनी भी एसेट क्लासेस हैं सब ऐसे साइकिल्स में चलती हैं, सब ऐसे साइकिल्स में चलती हैं, राइट। एंड आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपने रियल एस्टेट में यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको हो सकता है अब ये पूरा समय यहां से लेके यहां तक आपको शांत बैठना पड़े, राइट। क्योंकि ये टाइम पे आपके पेशेंस चेक हो रहे होंगे। ऐसा हो सकता है, देखिए हर कोई ना रियल एस्टेट को ना ऐसे दिखाता है कि भाई रियल एस्टेट तो कोई फेल ही नहीं होती। लेट मी टेल यू, ऐसी कोई एसेट क्लास नहीं जो कभी फेल नहीं होती, राइट। हर एसेट क्लास का टाइम आता है। यहाँ पे मैंने ये अपने घर में खुद होते हुए देखा है कि पीक पे अगर आपने कोई अपार्टमेंट, कोई लैंड, कोई चीज़ खरीदी है तो वो कुछ साल तक हो सकता है आपको जीरो नेगेटिव रिटर्न्स देती रहे, आपको आपके पेशेंस चेक करती रहे, राइट। तो आपने बस ये देखना है कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो साइकिल बिल्कुल पीक पे ना हो, और फोमो में आके इन्वेस्ट ना कीजिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है साइकिल पीक पे और लेकिन फोमो बहुत ज़्यादा मचा हुआ है, तो फिर तो पक्की बात साइकिल पीक पे है और आप फोमो में बाय कर रहे हैं, राइट। हमारे पास और डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। अगर आपने घर ले लिया है तो आपको सेकंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के एकदम फूक के होनी चाहिए, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रियल स्टेट की प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बता रहा था, वहां पे एक चीज मैं और बता देता हूं कि भाई बिल्डर रिलेटेड इश्यूज भी बहुत सारे आ सकते हैं, और आप ना बिल्कुल मर्सी पे होते हैं ऑन द बिल्डर्स, ऑफ द बिल्डर्स एंड ऑफ द डेवलपर्स। वो कभी भी मेंटेनेंस बढ़ा देते हैं, कभी भी वो कोई नया रूल चेंज कर देते हैं। जहां पे एक पार्क की जगह थी वहां पे वो अचानक से बोलेंगे हम यहाँ पे भी हम लोग जो है वो प्लॉट्स अलॉट कर रहे हैं या कुछ और सेंटर बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए प्रॉब्लम्स मैंने एक जगह पे लिस्ट इसलिए करने की कोशिश करी है, यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास 8 प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकल चुकी हैं अभी तक, राइट। तो मैं आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, घर लेना ना लेना उन सब के बारे में उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो लाइफ में आप 2 या 3 या 4 घर ले लोगे मैक्सिमम, और आप उसे इन्वेस्टमेंट की तरह देख ही नहीं रहे हो। तो वो एक इमोशनल डिसीजन है, वो एक अपने आप के एक एस्पिरेशनल डिसीजन है, वो हम ले लेंगे। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर जरूर करने चाहिए। सो ये मेरी तरफ से जो मैं सीख पाया इतने सालों में रियल एस्टेट के बारे में, जो भी थोड़ा बहुत सीख पाया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। यू कैन टेक इट एज पार्ट 1। मेरे पास और कुछ अपडेट्स आएंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। एंड येस, प्लीज़ आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं learn.club, learn.club, और वहां पे जाके आप ये कोड यूज़ करेंगे Feb 26, तो आप लोगों को 26% ऑफ मिलेगा हमारी सारी क्लासेस के ऊपर। जिसमें से सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड सीखना शुरू कीजिए। 2000 रुपीज़ उसका प्राइस है, 26% उस पर आपको ऑफ मिल सकता है। ऑन दैट 2000 रुपीज़ आपको 26% ऑफ मिल सकता है। 4000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं, वो सीख रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में और अपने पोर्टफोलियोज जो है वो बना रहे हैं, राइट। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।